हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस की सीरीज़ चल रही है जिसमें 2010 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर के 25 सेट्स हैं और मैंने इसमें 5 सेट करवा दिया है। आज छठा सेट है जो कि 19/10/2014 को पूछा गया है प्रथम पाली में। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है? सोहन मकान के भीतर में कौन सा कारक परसर्ग है? तो ऑप्शन ए अधिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य। ऑप्शन 2 मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 अरविंद। अगला प्रश्न है, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे का चना चबाने का अर्थ है मुहावरे का। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन 3 संघर्ष करना, अधिक संघर्ष करना। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दवाइयाँ। शुद्ध नहीं है यही पूछ रहा है, बाकी उज्ज्वल शुद्ध है, मयंक शुद्ध है, शब्द सही नहीं है तो दवाइयाँ सही नहीं है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शब्द में समास है? निम्नलिखित में किस शब्द में समास है? तो राज्याध्यक्ष में भी समास है, राजा रानी में भी द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नवा प्रश्न है, व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटोगोनिस्ट? एंटोगोनिस्ट का सिमिलर यानी समानार्थी तो ओपोनेंट। ऑप्शन 3 ओपोनेंट प्रतिद्वंदी। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इनसेन? विपरीतार्थक बोल रहा है इसका, इनसेन का। तो सेन हो जाएगा ऑप्शन 3 सेन। याद रख लीजिएगा इनसेन का सेन। अगला प्रश्न है, दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज। दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नोन इज। तो खाने के लिए उपयुक्त हो जो हो तो ऑप्शन 3 एडिबल। एडिबल कहा जाएगा उसे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। इन नेम ओनली तो नॉमिनल। ऑप्शन 2 नॉमिनल। 12 का ऑप्शन 2 नॉमिनल। अगला प्रश्न है, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए गारंटिंग। ऑप्शन ए गारंटिंग। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज। तो आयरनिंग आउट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिसॉल्विंग। ऑप्शन नंबर ए रिसॉल्विंग। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर। तो कौन सा एरर है इसमें से, कौन से पार्ट में? तो इसके पार्ट नंबर 4 में एरर है, बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इस विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्देशित करें। तो पहले कौन आया तो उस हिसाब से करना है। पहले जो फाहियान आए थे, उसके बाद ह्यूएन, तब थॉमस रॉ। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन सा महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो इनमें से कौन था? आप लोगों को पता होगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था?
तो 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3। 19वां प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किया गया शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो ऑप्शन 3 जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो रजिया, ऑप्शन 2 रजिया, रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? किस वर्ष की थी स्थापना? तो 1320, ऑप्शन 3 1320। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के निवासी मूल निवासी थे? तो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया, ऑप्शन 3 मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मुगल शहंशाह ने बनवाया था? मुगल शहंशाह ने बनाया था। तो 23 का हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें से कट गया है, तो बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, किस कला को कोलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कोलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को, ऑप्शन 2 सुंदर लेखन को। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में, ऑप्शन 3 तंजावुर। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 1889, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था? तो कब छेड़ा गया था? ऑप्शन 2 1923, और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। किनका है यह? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से किसने किया था? तो 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी सहजानंद ने। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो 32 का होगा, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। अगला प्रश्न है, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो किसने करी थी? तो अब्राहम लिंकन, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो कितनी आयु सीमा निर्धारित है पंचायत चुनाव के लिए? तो 34 का ऑप्शन ए 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 3 स्तरीय। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को 36 का श्रेष्ठता प्रदान की? तो 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 42वां। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है? तो 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। 38वां प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश सेवा से निवृत्त जब हो जाएगा तो सिर्फ निम्न कोर्ट, समान कोर्ट में, इसमें से नहीं दिया गया है, सारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कौन है? तो राफेल नडाल, ऑप्शन 2 राफेल नडाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो इम्पोर्टेंट है प्लूटो की, 2006 में इसे बाहर कर दिया गया था ग्रहों की सूची से। अगला प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? उत्तर अयनात किस दिन होता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रमा है। 45वां प्रश्न है, 45वां प्रश्न, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है? दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल, दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल। अगला प्रश्न है, गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है? तो 46 का हो जाएगा हावड़ा और मुंबई, ऑप्शन 3 हावड़ा और मुंबई। अगला प्रश्न है, दक्षिण नवल कमान का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण नवल कमान का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में, ऑप्शन ए कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? पैरामिलिट्री दल सबसे पुराना कौन सा है इसमें से? तो असम राइफल्स, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 4 असम राइफल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, पूर्व नवल कमान कहाँ स्थित है? पूर्व नवल कमान कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में, ऑप्शन 2 विशाखापट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है? तो सबको पता होगा वंदे मातरम, ऑप्शन ए वंदे मातरम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर, ऑप्शन ए मोर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। और आप लोगों को बता दें कि इसका सेट जो चल रहा है 1 से 5 तक जो हो गया है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर की, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मिलता है, लाइक सब्सक्राइब होता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और ऐसी मैं सीरीज़ जारी रखूँगा तब। तो चलिए अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर 1 बड़ौदा। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में, ऑप्शन 2 केरल में है। 56वां प्रश्न है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में, ऑप्शन नंबर 1 गुवाहाटी में। ASLV का पूरा नाम है, ASLV का पूरा नाम है, तो क्या नाम है पूरा? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हील, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट बोल रहा होगा, गलत इसमें लिख दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट होगा यहाँ पर।
जिम कॉर्बेट होगा। अगला प्रश्न है वी डोरीस्वामी आयंगर डैश बजाते हैं, तो क्या बजाते हैं? वीणा। ऑप्शन नंबर 2। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन ए तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर बढ़ेगा कि घटेगा या वही रहेगा? तो वही रहेगा। अगला प्रश्न है आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, कौन सी ऊर्जा होती है आकाश में उड़ते पक्षी में? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। अगला प्रश्न है गति के सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में S का मतलब है, तो S का मतलब डिस्टेंस हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि t सेकेंड में कटा हुआ अंतर है, बोल रहा है t सेकेंड में कटा हुआ अंतर, S मांग रहा है हम लोग का मतलब, तो डिस्टेंस का हो जाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर ए 24 कैरेट। अगला प्रश्न कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है, कोयला किस प्रक्रिया से बनता है? तो कार्बोनाइजेशन के द्वारा बनता है प्रक्रिया से। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है इनमें से? तो हेलाइट। ऑप्शन 2 हेलाइट। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट है फाइलेरियासिस। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन 2 संक्रमण से लड़ना। अगला प्रश्न है एंजाइम मदद करता है, एंजाइम मदद करता है किसमें? तो भोजन पचाने में। ऑप्शन नंबर 2 भोजन पचाने में। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है, तो कहाँ पर होता है पाचन? तो छोटी आंत में। 72 का ऑप्शन नंबर 3 छोटी आंत में। अगला प्रश्न है सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? कितना सामान्य पुरुष का शरीर का तापमान होता है? तो ऑप्शन 2 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी धमनी डैश नाम से जानी जाती है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाधमनी एओर्टा महाधमनी। केटला और रोहू दृष्टांत है, केटला और रोहू दृष्टांत है फ्रेश वाटर फिश का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर 2 CaOCl2। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो देख लेते इसका ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा हिंज ज्वाइंट। ऑप्शन 4 हिंज ज्वाइंट। अगला प्रश्न है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। ऑप्शन 2 विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स डार्विन ने। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, अंधों की पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि। ऑप्शन 3 ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे? तो आयाम से। ऑप्शन ए आयाम से। सीट्स क्या है? सीट्स क्या है? 82 का आंसर हो जाएगा घातक मृत्यु रोग, घातक मृत्यु रोग। अगला प्रश्न है
पितरस का कार्य क्या है? पितरस का कार्य क्या है? तो वसा का एमल्सीकरण। एटिलीन किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिलीन किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए। ऑप्शन 2 रक्तचाप घटाने के लिए। नीचे दिए गए प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार इसमें क्या है, यहाँ धारा की संगणना कीजिए। तो धारा की संगणना करना है इसमें, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 0.5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 0.5 इसमें एम्पियर हो जाएगा 0.5 में। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से है? ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से है? तो काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। 87वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोने का सोडा। ऑप्शन नंबर ए धोने का सोडा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड की खोज किसने की? 88 का हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन 2 हरगोविंद खुराना ने। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु से मुक्त होता है। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, तो घेगा रोग होता है। ऑप्शन 2 घेगा रोग। एक ऋजु रेखा पर 2 आसन कोणों का मान x डिग्री और 2x - 27 डिग्री है, तो दोनों के छोटे कोने का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन 2 69 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा तो 69 डिग्री आएगा। एक आदमी की उम्र अपनी लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़कों की उम्र से दुगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक का x एक का y मान करके 2 समीकरण बन जाएगा और सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकलेगा और x का मान पुट कर दीजिएगा। और लड़की की वर्तमान आयु x मान है तो x का ही आंसर हो जाएगा इसमें। तो 92 का आंसर आपको निकल कर आ जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, a - b = 3 और a² + b² 29 है, तो ab का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो है फॉर्मूला एक लगा देंगे, a² + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला लगा देंगे और पुट कर देंगे यहाँ पर 29 हो जाएगा। a - b का होल स्क्वायर में 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab। ab का मान निकाल लेंगे। 3 × 9 हो जाएगा, इधर घट जाएगा जा करके और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर इस तरह से आप लोगों का 93 का निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 10 आ जाएगा। ये 10। रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये की उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वो स्कूटर को इतने रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? इतना रुपया में खरीदा, इतना रुपया आपको मरम्मत में लगा, तो दोनों मिला करके CP हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। और ये SP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा और इन दोनों को जोड़िएगा तो CP आ जाएगा। CP और SP में से CP को घटा दीजिएगा तो लाभ आ जाएगा और लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल का मान रख दीजिएगा तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर 2 10%। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास इतना रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या है? तो इसका इस विधि से बनेगा, मैं प्रोसेस बता देता हूँ। व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, तो परसेंटेज में कितना बचत करता है? अगर 65% खर्च करता है तो 35% बचत करता होगा और बचत बराबर दिया हुआ है रुपया में 525, इसीलिए 100% का मान निकाल देंगे। तो 100% का मान 525 बटे 500 और 525 बटे 35 गुना 100 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों को 1500 आ जाएगा। 1500 रुपया ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, कोण B बराबर X, कोण A बराबर 2x - 20 डिग्री, तो B का मान क्या होगा? कोण B का मान क्या होगा? तो यह फिगर के हिसाब से दिया हुआ है। तो यह सॉल्व करने के बाद हम लोग को इस सारा को जोड़ देना है और बराबर 180 डिग्री होता है मान, तो 180 डिग्री पुट करेंगे तो x का मान हम लोग को सॉल्व करके निकल जाएगा 96 का 3 निकल जाएगा, 44 डिग्री निकल जाएगा।
अगला प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कर देंगे, आर का मान निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है बराबर इतना हो जाएगा, बराबर 24.64 जो है ये हो जाएगा। और इससे आर का मान निकल जाएगा। आर का मान जो है परिधि में सूत्र में लगा दीजिएगा। वृत्त की परिधि 2 पाई आर में आर का मान पुट कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 17.60 मीटर 17.60 मीटर निकल जाएगा। 58वां प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी इजी है। विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 200 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, एक षटभुज के कोनों का योग होता है। एक षटभुज के कोनों का योग कितना होता है। ऑप्शन ए 720 डिग्री। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण ए 90 डिग्री का है। बीसी लंबाई ज्ञात कीजिए यदि बी 24 मिलीमीटर और एसी 7 मिलीमीटर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर 2 25 मिलीमीटर। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।